वो सदूर गांव था। उस गांव में बारिश की वजह से पानी भर गया, लेकिन फिर भी लोग वहां रहने लगे और नाव से यात्रा करने लगे। रमेश वहां पे नाव चलाता था। वहां से जो पैसे कमाता था, उन पैसों से वो अपने माता पिता शारदा प्रसाद, पत्नी अनामिका और बच्चे हरीश और भाव्या का अच्छे से देखभाल करता था। एक दिन शाम हो चुकी थी। अचानक से तेज बारिश आई। बिजली ना होने के कारण एक लालटेन जला लिया उन्होंने। रमेश पत्नी द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म पकौड़े खा रहा था और परिवार के साथ गपशप कर रहा था। सभी लोग मिलके हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच विश्वास नाम का एक चोर उनके घर घुस आता है। उसके हाथ में बंदूक थी और एक हाथ में सूटकेस था। उसे देखकर सभी लोग डर गए। देखो बेटा, अगर चाहो तो जो पैसे हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा कर रखा है वो ले लो, पर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें कुछ नुकसान मत पहुंचाओ। शारदा इस तरह से डर के मारे कहने लगी। तभी एक कांस्टेबल ने सीटी बजाई और दौड़कर रमेश के घर के पास वो आ गया। सीटी सुनकर चोर डर गया और चोर रमेश के सर पर तमंचा तान दिया। जब तक पुलिस नहीं जाएगी तब तक मैं यहीं रहूंगा, और अगर किसी ने पुलिस को बताई तो याद रखना आपके बच्चे हैं। इतना कहकर चोर कमरे में चला गया और पलंग के नीचे जाकर छिप गया। सब लोग बहुत डरे हुए थे। एसआई किशोर रमेश के घर के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि हर कोई बड़े तनाव में है। देखिए, मैं जानता हूँ कि चोर आपके घर में आकर ही छुपा हुआ है। अगर आपने बता दिया कि कहाँ छुपा रखा है तो मैं उसे लेकर अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर मुझे ढूंढना पड़ा तो फिर मैं आप सभी पे केस लगाकर आप लोगों को जेल में डाल दूंगा। इस तरह वो डरा कर कहते हैं, पर कोई भी मुंह नहीं खोलता। ये देखकर इंस्पेक्टर को लगता है कि वहाँ कोई चोर नहीं है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर रमेश उस चोर को ले जाके पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने लगता है। तभी पुलिस उसे देख लेती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सर, मेरी कोई गलती नहीं है, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब चोर चोरी करने आया, पुलिस को बिना बताए तुम उसे घर से पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। ये भी एक तरह का गुनाह है। जब तक जेल जाके जेल की रोटियां नहीं तोड़ोगे तब तक अकल नहीं आएगी। ऐसा कहकर पुलिस जीप में बैठाकर उन दोनों को पुलिस ले जाती है। परिवार को जब पता चलता है तो वो रोने धोने लगते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जब शारदा और अनामिका अपना बेटा और पति को देखती है तो दोनों बहुत रोने लगती है। वो कहती है कि वो रमेश की बेल की कोशिश कर रही है, लेकिन रमेश के जेल आने से उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बहू, अब परिवार का ख्याल तुम्हीं को रखना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? पिताजी है ना? तुम्हारे पिताजी 25 साल के हैं क्या? उनकी उम्र 60 साल हो गई है। वो नाव नहीं चला पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हम दोनों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर ही है। लेकिन माँ जी। मेरी बात तो पूरी कर लेने दो। अभी तो हमें और भी पैसे लगेंगे रमेश के बेल के लिए। ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। शारदा की बातें सुनकर अनामिका हर तरफ से सोच विचार करती है और फिर वो नाव चलाने का फैसला लेती है। पहले दिन जब अनामिका नाव पे आके चढ़ी तो उसके बगल के ही राजेश नाम का नाव सवार अनामिका का वो बहुत मजाक उड़ाया। क्या अनामिका भाभी, रमेश ने तो लुटेरों की मदद की, पर अगर आप लुटेरों को मदद करती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या कहते हैं? इस तरह वो हंस कर अपमान कर रहा था। अनामिका ने जैसे तैसे गुस्से को काबू किया और फिर नदी के किनारे को देखकर कहने लगी, चाचा चाची आइए आइए, आज आपका अपना आदमी नाव चलाएगा। मैं बड़े ध्यान से आप लोगों को ले जाऊंगी। अब तक हमें लगता था वो हमारा बेटा है। अच्छा है सोचकर नाव में चढ़ते थे। अब पता चला कि वो एक चोर है। अगर हम इस नाव में चढ़ेंगे तो हमें भी पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा कहते हुए वो जाके राजेश के बोट में बैठ गए। इस तरह गांव वाले किसी न किसी बात को लेकर राजेश के जेल जाने की बात को जोड़ दे रहे थे। अनामिका ने बहुत विनती की पर कोई भी उसके नाव में आके नहीं बैठा। ये सब देखकर अनामिका भी बहुत दुखी होकर आकर अपने नाव में बैठ गई। ठीक उसी वक्त उसने देखा एक बुजुर्ग महिला पानी में डूब रही है। कोई है क्या? बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला पानी में डूब रही है और अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है। बस
ये बात भी अनामिका भूल जाती है कि उसे तैरना नहीं आता है और उस बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए वो पानी में कूद जाती है। तब उसे याद आता है कि उसे तो तैरना ही नहीं आता है और वो पानी में कूद चुकी है। अरे अब क्या होगा? मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे तैरना नहीं आता है। मैं पानी में कूद गई उस बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए। अब मुझे कौन बचाएगा? कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। अनामिका को इस तरह से चिल्लाते देख वो बुजुर्ग महिला हिम्मत रख के कदम बढ़ाती है और डूबती हुई अनामिका को आकर बचाती है। और उधर अनामिका का नाव पानी में तैरते तैरते कहीं दूर चला जाता है। जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता था तो मुझे कैसे बचाती बेटा? आप परेशानी में थी, आप मदद के लिए गुहार लगा रही थी। तब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। आपकी जान बचाने के लिए मैं कूद गई। तुम्हारा ये अच्छा मन मेरा दिल जीत लिया है। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग महिला देवी का रूप धारण करती है। अनामिका उनके सामने सर झुकाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना नाव गवा दिया, इसलिए मैं तुम्हें कागज का मायावी नाव दूंगी। उनके कहते ही एक कागज का मायावी नाव पानी में तैरने लगता है। देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। ये तो कागज का नाव है, पानी में गीला हो गया तो इसीलिए तो मैंने तुम्हें मायावी नाव दिया है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग आके अब तुम्हारे नाव में ही बैठेंगे। अच्छे पैसे कमाओगी, परिवार अच्छे से चलाओगी और साथ ही साथ पति को भी छुड़ा के ले आओगी। देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। तब से अनामिका अपना कागज का मायावी नाव ले आके नदी किनारे लगा दिया करती थी। सभी लोग आके उसके मायावी कागज के नाव में बैठ जाते थे। बिना किसी समस्या के वो मायावी नाव सभी को आर पार करने लगा और सभी लोगों को अनामिका के उस मायावी कागज के नाव पे बैठने की आदत हो गई। जो यात्री अनामिका के मायावी नाव में बैठा करते थे, अनामिका के बिना पूछे ही सब उसे पैसे दे दिया करते थे। वहाँ से कमाए हुए पैसों से वो बच्चों के अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाती है, सास ससुर का अच्छे से देखभाल करती है और पति को जेल से बेल करवाने के लिए पैसे भी बचाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो बचाए हुए पैसे को ले जाती है और अपने पति को बेल करवा के बाहर निकाल के ले आती है और सब मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तिन्नापुर गांव में शारदा और अनामिका नाम की सास बहू रहा करती थी। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश बड़े आलसी थे। उन दोनों के सामने जो रख दिया जाता था वो खाते थे और आलतू फालतू की बातें करते थे। सास और बहू ही अनामिका के 2 बच्चे हरीश और भाव्या का देखभाल किया करती थी। इसीलिए उन्होंने गांव के रास्ते में ही एक मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म का व्यापार शुरू किया। अब चूंकि गांव में ढेर सारे पोल्ट्री फार्म थे, इसीलिए सास बहू का व्यापार ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिस वजह से दोनों के लिए परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पता नहीं हमने ये पोल्ट्री फार्म का व्यापार क्यों शुरू किया। इसमें से तो कोई कमाई ही नहीं होती है। अभी ऐसी हालत है ना माँ जी, पर हमने जब शुरू किया था तो आसपास कोई भी पोल्ट्री फार्म नहीं था। तब सब लोग हमारे पास ही आया करते थे और हम अच्छे पैसे भी कमाते थे। जब से लोगों को पता चला कि इस व्यापार में अच्छा मुनाफा है, तब से सभी लोग पोल्ट्री फार्म खोलकर बैठ गए। उनके बारे में कहकर हमें क्या फायदा। उनकी इच्छा थी तो उन्होंने खोल ली। ठीक है माँ जी, मैं घर जा रही हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बहू, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शारदा के ऐसे कहने पर अनामिका अपने मुर्गी फार्म से घर की तरफ चली जाती है। एक दिन शाम होने के बाद भी शारदा पोल्ट्री फार्म से घर लौटी नहीं। वो वहीं पे बैठकर परेशान हो रही थी। इधर बहू रानी शारदा के घर न आने की वजह से बहुत परेशान हो गई। वो बार बार दरवाजे के पास जाकर इधर उधर झांक के देख रही थी, लेकिन बाप बेटा घर पे बैठ के टीवी पे पुराने गाने देख रहे थे और दोनों ही बड़े खुश हो रहे थे। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और आके टीवी ऑफ कर देती है। क्या हुआ बहू, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? पिताजी, अभी भी माँ पोल्ट्री फार्म से लौट के नहीं आई है। आती होगी बेटा, तुम परेशान मत हो, टीवी चला दो। हाँ अनामिका, माँ आई जाएगी, तुम परेशान मत हो। टीवी ऑन करो, फिल्मों के गाने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल टीवी नहीं चलाने वाली हूँ जब तक आप लोग दोनों में से कोई एक पोल्ट्री फार्म जाके माँ जी को घर वापस न ले आए, तब चलाऊंगी बस। अरे बहू, तुम बिल्कुल डरो नहीं। तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी तरह छुई मुई नहीं है। वो हाथी की तरह मजबूत है।
सामने कोई आए तो उसे मसल देगी। आप कुछ भी कह लीजिए पिताजी, मैं नहीं सुनने वाली। हर दिन शाम होने से पहले ही माँ दुकान से घर लौट आती है। मुझे तो संदेह हो रहा है। आप कृपया जाके एक बार देख के आइए। मैं जाऊंगा तो तुम्हारी सास डांटेगी, मैं नहीं जाऊंगा, बेटे को भेजो। मैं नहीं जाऊंगा अनामिका, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा कहकर वहाँ से भागकर वो सीधा जाके बिस्तर पे सो जाता है और कंबल ओढ़ लेता है। ये देखकर प्रसाद और बच्चे हंसने लगते हैं। आपकी पत्नी उनकी माँ होने के बाद भी आप दोनों को उनकी जरूरत नहीं है, पर सास होने के बावजूद वो मुझे माँ की तरह ख्याल रखती है। वो मुझे चाहिए। आप और आपके बेटे घर पे रहिए, बच्चों का ख्याल रखिएगा। मैं जाके सासू माँ कहाँ है देख कर आती हूँ। इस तरह से कह के वो बच्चों को प्रसाद के पास छोड़ के हाथ में टॉर्च लेकर घर से पोल्ट्री फार्म की तरफ मिट्टी के रास्ते से होकर सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। टॉर्च की बत्ती जला के वो पोल्ट्री फार्म तक पहुँच जाती है। वहाँ देखती है कि सासू माँ बहुत दुखी होकर बैठी हुई है। परेशान अनामिका टॉर्च की बत्ती बुझाकर सासू माँ शारदा के पास आती है। वहाँ अनामिका को देखकर शारदा पूछती है, तुम यहाँ बहू, बच्चे कहाँ है? मैं आपके लिए आई माँ जी। अंधेरा हो चुका था, आप अभी तक घर नहीं पहुँची, इसीलिए परेशान होके मैं आपको यहाँ ढूंढने के लिए आई। तुम परेशान होके बच्चों को अकेला छोड़ के यहाँ आ गई, ये तुमने ठीक किया? वो तो है माँ जी, अब जो होना हो गया है, कल देखा जाएगा। पहले अभी आप मेरे साथ घर चलिए तो। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा उत्तर नहीं देती है। वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। मैं पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ, आप ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं। हर वक्त आप कहीं पे खोई खोई सी है। पहले अभी घर चलिए तो माँ जी। तुम वापस लौट जाओ अनामिका, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मैं यहीं रुकूंगी। देखिए माँ जी, अगर आप ठीक से खाएंगी नहीं, आप ठीक से सोएंगी नहीं, तो आपकी समस्या का हल आपको नहीं मिलेगा। हम घर वापस जाके खाना खाते खाते क्या करना है उस बारे में सोचेंगे। नहीं अनामिका, मैंने सोच लिया है। ये सब कुछ हम लोग बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उसे रख के कूली का काम करके हम गुजारा कर लेंगे। कैसा मजदूरी का काम माँ जी? और ये सब बेचने की बात आप क्यों सोच रही है? चलिए पहले घर चलिए, हम कुछ सोचते हैं ना। इस तरह अनामिका ने बहुत विनती की। शारदा के पैर पड़ गई, पर शारदा अनामिका की एक बात नहीं सुनी। वो वहीं पे रुक गई। अब चूंकि कुछ करने को नहीं था, अनामिका बच्चों को छोड़ के भी आई थी, इसीलिए मुंह लटका के हाथ में टॉर्च लेके मिट्टी के रास्ते से वो घर वापस लौट गई। उस रात शारदा दुखी मन लेकर पोल्ट्री फार्म में रखा हुआ एक खटिया में लेट के रात भर रोती रहती है। अब चूंकि रात भर शारदा पोल्ट्री फार्म में ही थी, इसीलिए अनामिका सुबह सुबह परेशानी के हालत में जल्दी जल्दी पोल्ट्री फार्म आ जाती है। बीच रास्ते में एक बच्चा रंग बिरंगा चुज्जे से खेल रहा होता है। उसे देखते ही अनामिका को एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। वो जल्दी जल्दी शारदा के पास आने लगती है। पोल्ट्री फार्म में ही शारदा बैठी हुई थी। माँ जी, मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई है। अगर हम दूसरों की तरह मुर्गियाँ ना बेच के मुर्गियों को रंगों से रंग करके उन्हें घूम घूम के बेचे तो? कैसा रंग बिरंगा मुर्गी बहू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सारे रंग जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, जैसे सफेद का मतलब शांति, लाल यानी गुस्सा, काला मतलब दुखी, हरा मतलब प्यार। इस तरह के तरह तरह के रंग माँ। हम कहेंगे आपका जैसा मूड है, आप उस तरह की मुर्गियाँ खरीद के खाइए और ये सब कहकर बेचा करेंगे। अभी भी मैं समझ नहीं पाई बहू। जब आप गुस्से में होंगे और लाल मुर्गी खरीद के खाएंगे तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। अगर आप खुश हैं और हरी मुर्गी खरीद के खाएंगे तो आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। इस तरह की बातें कहकर हम मुर्गियाँ बेचा करेंगे, इससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। अनामिका के कहे गए इस तरकीब के बारे में शारदा अच्छे से सोच विचार करती है। आखिरकार उसे तरकीब बहुत अच्छी लगती है। बहू, तुम्हारी ये तरकीब बहुत अच्छी है। तुमने जो कहा हम वही करेंगे। उसी दिन उन्होंने सारी मुर्गियों को अलग अलग रंगों में रंग दिया। फिर उन रंगीन मुर्गियों को सासू माँ ठेले में रख के घूम घूम के बेचने लगती है। बहू अनामिका साइकिल में एक टोकरी रख के उसे गांव में घूम घूम के बेचती है। सास बहू मिलके रंगीन मुर्गियाँ बेचने लगती है। रंगीन मुर्गियों का ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आता है और वो खरीदने लगते हैं। इस तरह सास बहू की रंगीन मुर्गियाँ हिट हो जाती है और सारी मुर्गियाँ बिक जाती है और उससे सास बहू खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।